चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर धर्मापुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में है। 30 अक्टूबर की एक ऐसी तारीख जिसने कबीरुद्दीनपुर को आज न सिर्फ जौनपुर में बल्कि उत्तर प्रदेश में ही एक अलग लेवल का नाम दे दिया है। नाम तो दो तरीके से बनते हैं, एक अच्छे से एक बुरे ढंग से, लेकिन यहाँ कबीरुद्दीनपुर में जो कुछ हुआ रूह कपा देने वाला था। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें हमको नहीं करनी है, 2-3-4 बातें मैं करूँगा। उसके बाद परिवार के एक सदस्य हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा और ज़रा ये जानने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में जो कुछ हुआ, जो कुछ होने वाला है, उस पर वो क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए दो बात कहने से पहले मैं एक बात तो ये कहना चाहूँगा कि न मालूम क्यों मुझ जैसे एक सामान्य से पत्रकार को ये पूरी की पूरी घटना स्क्रिप्टेड लगती है। अब आप कहेंगे अरे क्या बेवकूफ़ हो जैसी बात कर रहे हो। ठीक है भाई, बेवकूफ़ मान लीजिए, लेकिन मैं आपको पूरे क्लाइमेक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। आप जरा सोचिए, ये ज़मीन है, 35 साल से लगभग मुकदमा चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के लोगों को इस बात की जानकारी है, तो उन्होंने क्यों इस पूरे के पूरे मामले का निपटारा नहीं कराया। दूसरा, कथित तौर पर 4 से 5 बार परिवार के लोगों ने जाकर के थाने पे राजाराम द्विवेदी रहे हों या इससे पहले जो कोई ये सच्चो रहा हो, इन्होंने एप्लीकेशन दिया कि साहब ये जो पड़ोस के लोग हैं बड़े दबंग प्रवृत्ति के हैं, ये साहब आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, मौके से साहब इन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, यानी ये भी तय है कि प्रशासनिक विभाग के लोगों ने लापरवाही की है। अच्छा, उसके बाद जरा घटना देखिए। उसके बाद अनुराग यादव की 30 तारीख को हत्या कर दी जाती है, धारदार तलवार चला दी जाती है और ऐसी सजा तो हमने तालिबानी सजा के नाम से सुनी थी कि सर तन से जुदा कर दिया जाता है। उसके बाद क्या कुछ होता है, अब अनुराग की हत्या हो गई। उसके बाद जिन साहब ने मारा है वो कल जाकर के अलीगंज थाने में सरेंडर कर देते हैं। ये लगता नहीं कहानी बनी बनाई है। अच्छा, जब थाने में सरेंडर कर दिए तो पुलिस की चमचमाती हुई गाड़ी, साहब वहाँ बैठे हैं, 2 लोग इंतजार भी कर रहे हैं, चमचमाती हुई पुलिस की गाड़ी से यहाँ जौनपुर आए होंगे। उसके बाद क्या कुछ होगा बहुत ज़्यादा देखिए, जो होने वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई बहुत भविष्य दृष्टा नहीं हूँ, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद मुकदमा चलेगा, हाँ हाई कोर्ट के नीचे बेल नहीं मिलने वाली है, मुकदमा चलेगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, उसके बाद बेल मिल जाएगी, लेकिन इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात और मैं जोड़ूं जरा, पता चला क्राउड फंडिंग चल रही है, कोई आवश्यकता नहीं क्राउड फंडिंग की साहब। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि गिरीश चंद्र यादव जो हमारे यहाँ खेल राज्य मंत्री बने हैं, अरे साहब वो घटना के दूसरे दिन आते हैं और दूसरे दिन आए बढ़िया, मुझे लगता है कि बिस्लेरी का पानी साहब के लिए गया होगा, बढ़िया उनके लिए बर्फी की मिठाइयाँ गई होंगी, साहब ने खाया होगा, बढ़िया चटकारा लेकर के पानी पिया होगा, लेकिन 1 रुपया जेब से मंत्री जी के निकला नहीं। किस बात के खेल मंत्री आप बने हैं? वहीं देना चाहिए था 5 लाख 1 रुपए का चेक। अरे कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं गुजरा यहाँ से, एक नेशनल लेवल का प्लेयर गया है और एक माँ का बेटा उसके जब पास से जुदा होता है तो आप उसकी कल्पना करिए। अगली बार 2025 में जब दिवाली का त्यौहार आएगा, अगली बार 2025 में जब राखी का त्यौहार आएगा, तो आप जरा कल्पना करिए क्या कुछ होगा। 5 बहनों में एक भाई, बहनें तिलक लेकर के तैयार बैठी हैं, बहनें राखी लेकर के तैयार बैठी हैं, रक्षा सूत्र लेकर के तैयार बैठी हैं। इंतजार रहेगा कि बायां हाथ सामने की तरफ कर दिया जाए, उस अनुराग भाई के हाथों में कलाइयाँ बांध दें, यहाँ कलाइयों से लेकर के पूरा बांध तक उसके हाथ को भर दिया जाए। लेकिन अफसोस, हाय रे निष्ठुर ये समाज, हाय रे निष्ठुर ईश्वर, अब वो बेटा वापस आने वाला नहीं है। परिवार में करुण क्रंदन चल रहा है, हर कोई मरमाहत है, हर कोई रो रहा है, लेकिन पत्रकारों का काम है थोड़ा ढांढस बताने का, पत्रकारों का काम है हिम्मत दिखाने का, पत्रकारों का काम है सवाल पूछने का। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, एक सवाल जानना चाहता हूँ जो मन को मेरे कुरेदे जा रहा है कि ये जो गिरफ्तारी हो गई है, ये जो साहब ने जाकर के सरेंडर कर दिया, उससे क्या कुछ होगा। परिवार के एक सदस्य जुड़े हैं, बहुत गमजदा हैं, बहुत सारी सांत्वना देते हुए, दाहिने तरफ भी आप आ जाएं, सांत्वना देते हुए 2-3 सवाल आपसे मैं पूछूंगा। ये जो घटना हुई है, खैर घटना जो हुई सब कुछ हमने देख लिया है, लेकिन जिस तरीके से कल उस कायर ने सरेंडर कर दिया, मैं कायर किस लिए कह रहा हूँ, एक तो तलवार पीछे से चलाता है, हिम्मत थी तो मर्द थे, सामने सीने पे तलवार चलाए होते सामने से तो पता चलता तुमको, उसका जवाब मिल गया होता, तब पता चलता ताइक्वांडो के प्लेयर कैसे हैं। इतनी हिम्मत रही होती तो भाग गए होते। बाबा की सरकार में मैं कसम से कह रहा हूं कि कब्र से ना उसको निकाल दी होती यूपी पुलिस, तो आप जरा कहिएगा। और जिस तेवर में यहाँ अपने एसपी साहब उतरे थे, लग तो यही रहा था कि मिल जाएगा तो उसे शूट कर देंगे यहीं, पर अफसोस क्या कमाल की केमिस्ट्री है, वो भाग गया, उसके परिवार का एक आदमी मिल गया। अरे भाई ये कैसे संभव हो गया, भीड़ कहाँ थी, लोग देख नहीं पा रहे थे क्या? कहानी बड़ी विचित्र है, मुझे तो कुछ सूझबूझ से बनाया दिख रहा है। खैर कहने सुनाने में कुछ बचा नहीं, परिवार के एक सदस्य उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रामजस यादव। आप तो थे मौके पे जिस दिन ये घटना हुई है, पुरानी बातें छोड़ करके कल डरपोक ने सरेंडर कर दिया, उस कायर ने सरेंडर कर दिया, उस हरामी के पिल्ले ने सरेंडर कर दिया, क्या कहेंगे आप इस पे? ये जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनी घटना से लेकर अब तक,
वो शासन प्रशासन के तहत बनाई गई है कि मिलीभगत के ही अनुसार हुआ है ये सब। क्योंकि इस विवाद के परिप्रेक्ष्य में मैंने कई प्रार्थना पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब को भी दिया था। जब भी निस्तारण नहीं निकला तो मैं IGRS पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी IGRS के माध्यम से सूचना दिया था। फिर भी राजस्व विभाग, प्रशासनिक विभाग पूरी की पूरी लापरवाही बरतें, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेखपाल जब भी घर आता, बार बार तो नहीं आया, एक बार भी आया था केवल, और वो बोला मुझसे कि देखिए शिकायत आप कर रहे हैं तो सबसे पहले कार्रवाई आप पर होगी। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल करिए भाई, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ़ कार्रवाई करिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको लिखित में चाहिए तो मैं लिखित में भी देने को तैयार हूँ। लेकिन विरोधी पार्टी से वो पैसा लेकर के फिर अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ। अच्छा, लेखपालों की देखिए आदत इतनी ख़राब है। अब मैं किसी लेखपाल का नाम नहीं लूँगा, अभी नाम लूँगा तो जगदीश हैं लेखपाल, निलंबित हो गए हैं। मुनीलाल के लिए रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। 4-5 तो सिपाही भी निलंबित हो गए हैं। या सच्चो साहब को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। यही सब हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। और विभागीय कार्रवाई यही होती है कि महीने 2 महीने बाद बहाल हो जाएंगे, फिर आ करके अपना खाएंगे चबाएंगे। मतलब राजस्व विभाग की स्थिति, सच्चाई अगर आप जानेंगे ये है कि सही काम को सही सिद्ध करने के लिए वो आपसे लाखों रुपया ले लेते हैं। अगर आपको इस बात में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा तो आप जरा पड़ताल करिए और स्थानीय स्तर पर आप अपने अगल बगल जरा देखिए कि लेखपाल सही काम को सही करने का कितना पैसा लेते हैं और गलत को सही करने का कितना पैसा लेते हैं। खैर, दूसरे मामले पर आता हूँ, पुलिस के जरा मामले पर आता हूँ। आपने 4-5 बार एप्लीकेशन दिया, आप कई बार थाने पर गए, तो भरोसा उठ चुका था क्या कि ये कुछ करने वाले नहीं है, ये खादी पहन करके खाली बस घूम करके, खाकी पहन करके खाली टहलने वाले हैं, कलर टाइट करने वाले हैं, कमजोरों को सताने वाले हैं? लग रही था कभी न्याय मिलेगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं DM SP प्रार्थना पत्र दिया। जब यहाँ सुनवाई नहीं होने तो मैंने IGRS पर भी प्रार्थना पत्र डाला। उसमें मैंने ये उल्लेख भी किया कि ये 30 साल से विवाद चला आ रहा है और विवाद जो है ये बंजर वर्ग की ज़मीन पर है। तो उसमें मैंने प्रार्थना पत्र में ये लिखा था कि इस बंजर वर्ग की ज़मीन को खाली करा करके सरकारी कार्य में इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि ये विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ना इसमें राजस्व विभाग ने इंटरेस्ट लिया, ना कोई प्रशासनिक विभाग ने इंटरेस्ट लिया। तो मैं थक हार कर प्रेजेंट टाइम में ग्राम प्रधान के मध्यस्थता के अनुसार हमने इस मामले को निपटाने का प्रयास किया और ग्राम प्रधान ने टोटल विवादित ज़मीन उसको दिला दिए। हमने स्वेच्छा से दे भी दिया, जिसमें देखेंगे आप बैक साइड में कि यहाँ पर बुनियाद भरी गई है, उसके अंदर टोटल विवादित ज़मीन थी, उसको दे दिया गया। लेकिन वो था भू माफिया, वो इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा, मैं रोक रहा हूँ आपको। कल गौराबादशाहपुर थाने पे इतना हथियार बरामद किया गया, तलवार, बर्छी, न जाने कितना इतना हथियार बरामद किया गया, तो लग रहा था कि जैसे वो मूड बना करके आया था कि अपने पास हथियार रखो, मौका पड़ने पर चला दिया जाएगा। देखिए, जो मुख्य आरोपी है उसका बड़ा भाई पुलिस विभाग, यूपी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर है। तो सारा षड्यंत्र उसी के द्वारा रचा गया था। ये प्री प्लानिंग योजना थी। और जिसमें जो हथियार बरामदगी की बात हो रही है तो उसमें जैसे असलहे हैं उसको बरामदगी में नहीं दिखाया गया है, ये भी उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ है, जैसे यहाँ कप्तान साहब आए, DM साहब आए, इन्होंने भी कहा था उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि इनकाउंटर भी होगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट बनाई गई उससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि ये प्रशासन की पूरी मिलीभगत है और राम राज्य सिर्फ एक जुमला है। अच्छा, ठीक है, मैं एक बात और, क्राउड फंडिंग को लेकर के बातचीत चली कि समाज से कुछ पैसा भी आपके परिवार के खाते में आ रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बारे में हमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिला है, ना कोई जानकारी है। तो ये परिवार के थे, इन्होंने बताया कि साहब उस दिन हम थे, वो तो आगे हमारा भाई, नहीं तो हमारे गर्दनियाँ उतार दिए होते। इंटरव्यू आज दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से बहुत गमज़दा एक क्षण था। हमने परिवार के एक सदस्य से बात की थी, वो अनुराग के बड़े पिताजी के ये लड़के हैं। लेकिन जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने देखा, वास्तव में वो अक्षरशः सत्य और बिल्कुल सत्य है। नमस्कार।